Hello viewers, today I am going to cover Biology ICSE Class 10 Competency Focused Practice Question given by Council for the year 2024-25. Starting with question number 31. Hemorrhage frequently happens in viral dengue fever. Compare this condition with hemophilia. अब यहाँ पर दोनों में क्या डिफरेंस है वो चीज आपको समझानी है। वायरल डेंगू फीवर में नंबर ऑफ प्लेटलेट्स फॉल टू अ वेरी लो काउंट एंड कोएगुलेशन अकर्स लीडिंग टू हेमरेज। कोएगुलेशन की वजह से हेमरेज होती है, जबकि हेमोफिलिया में एक जेनेटिक डिसऑर्डर है इन विच ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली, होता ही नहीं है। तो हेमोफिलिया एक डिसऑर्डर हो जाएगा, लेकिन वायरल डेंगू फीवर अभी जो पीछे मैंने वीडियोस नहीं बनाई है तो मुझे भी डेंगू फीवर हुआ था, जिससे मैंने भी 15 डेज पूरा सफर किया है, हॉस्पिटलाइज भी रही हूँ, बट आपने नोटिस भी नहीं किया होगा कि बीच में मेरी वीडियो क्यों नहीं आई, किसी ने पूछा ही नहीं। Coming to next question, differentiate in the rate of photosynthesis for the increase in temperature. So 20 to 30 degree Celsius होने पर rate of photosynthesis gets doubled and temperature अगर 40 to 50 degree Celsius हो जाएगा, यानी optimum से भी ज्यादा हो जाएगा, then rate of photosynthesis stops, होगी ही नहीं। Next is name the nitrogenous base with which guanine pairs up in the helical structure of DNA and through how many hydrogen bonds. तो guanine का पेयर किसके साथ होता है? साइटोसाइन के साथ होता है, और इसमें कितने होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड? इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन एन इरिटेंट एंटर्स द नोज अ स्नीजिंग रिफ्लेक्स हैपेंस। जब भी कुछ हमारे नोज में टच होता है, मतलब कुछ जिससे हमारे को इरिटेशन होती है, तो हमारे को स्नीजिंग यानी छींक आ जाती है। आइडेंटिफाई द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स। तो इसमें स्टिमुलस क्या है? हमारे सराउंडिंग में कौन सा ऐसा चेंज आया जिसकी वजह से हमें रिस्पॉन्स देना पड़ा, तो वो स्टिमुलस क्या है? इरिटेंट का एंटर होना, और फिर स्नीजिंग जो है वो हमारा रिस्पॉन्स हो जाएगा इसमें। An atomic explosion in 1945 in Japan led to a large number of persisting deformities in the bodies of plants and animals. What might have happened? क्या हुआ था? Mutation alters the hereditary material of an organism cell. तो आपको पता है इससे लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं, और ये जब एटॉमिक एक्सप्लोजन है तो ऑब्वियसली इससे डिफॉर्मिटीज जो होंगी वो एक जनरेशन के लिए नहीं होंगी, नेक्स्ट जनरेशन में भी चली जाएंगी वो डिफॉर्मिटीज। नेक्स्ट इज व्हाई इज ए बाइकस्पिड वॉल्व इन द ह्यूमन हार्ट नेम्ड सो? बाइकस्पिड वॉल्व को बाई क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हैज 2 फ्लैप्स, 2 फ्लैप्स हैं, इसलिए बाई मतलब वो, और उधर जाएगा वो ट्राइकस्पिड हो गया, तो उसके पास 3 फ्लैप्स हैं। अंडर विच कंडीशन डज अ लीफ टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर? लेता है, टेक कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर आउटसाइड द लीफ देन इनसाइड, तो वो लेना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि बाहर ज्यादा है अंदर कम हो गई है। A pregnant lady is suffering from viral fever. Will the fetus be infected? No, because placenta है बीच में, तो placenta does not allow the passage of germs from the mother to the fetus. आप इस चैप्टर को जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि placenta की वजह से सारी अच्छी चीजें जो है वो मदर से फीटस तक जाती हैं, फीटस की जो बुरी चीजें हैं वो आती हैं बाहर मदर तक, पर मदर की जो जर्म्स है, कोई भी इंफेक्शन है, वो नहीं पहुंच पाता है वहां तक। तो प्लेसेंटा अलाउ नहीं करता जर्म्स का पैसेज होने देना। नेक्स्ट इज व्हाई द ब्लड फ्लोज टू द ग्लोमेरुलस अंडर ग्रेट प्रेशर। ये तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर द इफरेंट यानी कि जो आउटगोइंग आर्ट्रियोल है is narrower than the afferent. Afferent means जो इनकमिंग आर्ट्रियोल है, so इसकी वजह से जो है वो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। Differentiate between genotype and phenotype. तो genotype is combination of genes and phenotype is the expressed character, यानी कि observable characteristic जो हमें बाहर से दिखाई दे रही है, that is phenotype, और genotype means genetic अंदर जो है वो क्या है, तो वो genetic makeup हो जाएगा आपका, इसीलिए combination। Next is the number of asthma patient increases during winters in metropolitan cities like Delhi. Why is it so? How can it be reduced? तो अभी आपको पता ही है, ये दिवाली का टाइम चल रहा है, दिवाली के दिनों में आपने देखा ही है नॉर्थ इंडिया में मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कितना ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है। तो किसकी वजह से हो रहा है? एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्या कर सकते हैं हम इसको रोकने के लिए? मैं पहला बोलूंगी, अगर अब मैं इसको डायरेक्टली, क्योंकि तो विंटर्स बोला उन्होंने, दिवाली नहीं बोला, तो मैं बोलूंगी क्रैकर्स नहीं होने चाहिए, तो बच्चे तो कहेंगे ये तो पागल हो गए हैं, हमें क्रैकर्स के लिए ही मना कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें पूछा जाता दिवाली के हिसाब से तो अलग बात होती है, बाकी विंटर्स के हिसाब से पूछा गया तो हम क्या कर सकते हैं? इंस्टॉलेशन ऑफ टॉल चिमनीज इन फैक्ट्रीज विद फिल्टर्स, इसके अलावा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स लगा सकते हैं, ताकि इंडस्ट्रीज से होने वाले पोल्यूशन को हम काफी हद तक कम कर पाए, क्योंकि विंटर्स में वो ज्यादा जितना भी फॉग स्मॉग बनता है वो नीचे ही रह जाता है, ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाता, इसी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम्स
आने लग जाती हैं। Next question, in our country the infant mortality rate is high but the population is still increasing in India. Explain. Infant mortality होने के बावजूद भी population बढ़ती ही जा रही है, क्या रीजन है? तो बहुत सारे रीजन है। People for economically weaker sections think it is safer to produce more children so that at least some may survive. तो ये उनका सोचना होता है कि कम से कम कुछ तो सर्वाइव करेंगे, तो हमें ज्यादा उनको लाना चाहिए, सो दैट दे कैन गेट हेल्पिंग हैंड्स। आप ये भी कह सकते हो क्योंकि उनको हेल्पिंग हैंड्स चाहिए होते हैं। दे डोंट हैव एनी एंटरटेनमेंट सोर्सेज। बहुत सारे और भी रीजंस है कि पॉपुलेशन स्टिल इंक्रीज हो ही रही है। नेक्स्ट इज जस्टिफाई द स्टेटमेंट वर्मीवॉर्म अपेंडिक्स इज एन वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमंस। तो ये तो आपको पता ही है वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन से होते हैं जो हमारे नो लॉन्गर यूज में नहीं है, अब हमारे यूज में नहीं है। तो वर्मीवॉर्म अपेंडिक्स प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द ब्लाइंड एंड ऑफ द केकम एंड इज फंक्शनलेस। अभी तो काम नहीं हो रहा, वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमन में, इसीलिए अब क्योंकि इसका कोई फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट इज एड्रिनल विरिलिज्म। एड्रिनल विरिलिज्म है क्या? तो ओवर ग्रोथ ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स का ज्यादा ग्रोथ होना इन ए मैच्योर वुमेन रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड, मुस्टैच एंड डीप वॉइस। तो मेल कैरेक्टरिस्टिक आना शुरू हो जाती हैं अगर ओवर ग्रोथ हो जाती है एड्रिनल कॉर्टेक्स की, जिसको हम एड्रिनल विरिलिज्म कहते हैं। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटम व्हेन ओवम इज फर्टिलाइज्ड। तो अगर ओवम फर्टिलाइज हुआ है तो उस समय के लिए कॉर्पस ल्यूटम का क्या फंक्शन है? कॉर्पस ल्यूटम रिलीजेस प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है एंड कीप्स द यूट्रस इन ए स्टेबल स्टेट सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो क्योंकि वो उसको लेकर आ रहा है उस पोजीशन में जिसमें इम्प्लांटेशन होनी है, तो इसका मतलब वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है, हार्मोन रिलीज कर रहा है यूट्रस को फिट बनाने के लिए कि इम्प्लांटेशन होने वाले, क्योंकि ओवम जो है वो फर्टिलाइज हो गया है। सेकंड उसने बोला ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या करेगा? तो कॉर्पस ल्यूटम स्टॉप प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्टेरॉन, वो प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। उसको पता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, कोई जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हो रही है। Next is Shruti's mother gave birth to two male babies. Both the babies had a strong resemblance to each other. The doctors said that they have been formed from a single ovum. What kind of twins are they? तो कौन से वाले ट्विंस हो गए ये दोनों, जिसमें उसने बोला कि वो सिंगल ही ओवम से बने हैं। तो ऑब्वियसली दे आर आइडेंटिकल ट्विंस। एंड व्हाई आर दे ऑफ सेम जेंडर? क्योंकि उसने बोला कि बोथ मेल बेबीज हैं, या दोनों ही मेल होते हैं दोनों ही फीमेल होते हैं आइडेंटिकल में। तो यहाँ पर वो सेम जेंडर के क्यों है? सिंस द डेवलपमेंट फ्रॉम अ सिंगल ओवम, ओवा का ओवम, सिंगल ओवम से बने हैं। द जेंडर ऑफ ट्विंस इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ही डिसाइड हो गया था कि दोनों सेम ही होंगे। नेक्स्ट इज स्टेट द इफेक्ट ऑफ एड्रेनालिन ऑन द प्यूपिल्स ऑफ आई। तो एड्रेनालिन के होने से प्यूपिल ऑफ आई क्या हो जाएगा? प्यूपिल डायलेट हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट नहीं होगा, डायलेट होगा। हार्ट बीट इस समय हमारी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपको पता है ये फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन क्रिएट करता है। व्हेन इज एल्ब्यूमिन पास्ड आउट इन यूरिन, नेम दिस कंडीशन। अगर एल्ब्यूमिन यूरिन में आता है तो क्या होता है, इस कंडीशन का आपने नाम बताना है। ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर और ड्यू टू इंक्रीज्ड परमेबिलिटी ऑफ वुमेन्स कैप्सूल मेम्ब्रेन ऑन अकाउंट ऑफ, क्यों होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एल्ब्यूमिन में भी पास्ड आउट वाया यूरिन होता है। और नाम क्या है इसका? उन्होंने बोला नेम दिस कंडीशन, दिस इज नोन एज एल्ब्यूमिनेरिया। ALBUMINURIA। बायो में स्पेलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोनाउंसिएशन एक साइड में है, लेकिन आपको जो आपने स्पेलिंग्स लिखे हैं उसके मार्क्स मिलेंगे। Mention the significance of the testis being located inside the scrotum। अगर टेस्टिस के बाहर एक सैक है जिसको हम स्क्रॉटम कहते हैं तो इसका क्या फायदा है? टू मेंटेन द टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी टेम्परेचर। क्यों, क्या फायदा है? स्पर्म्स इजीली मेच्योर हो पाएंगे, फॉर स्पर्म्स टू मेच्योर। और इसके अलावा प्रोटेक्ट टेस्टिस फ्रॉम इंजरीज से भी उनको बचाता है। आपको पता है टेस्टिस को प्रोटेक्ट करके रखना होगा, तो उसके लिए ऑटोमेटिकली स्क्रॉटम दिया गया है जो उसको किसी भी तरह के मैकेनिकल शॉक या इंजरी से बचा भी सकता है। Give 2 examples of natural resources which cannot keep pace with the rising population के साथ, जो नहीं बढ़ सकती हैं। तो क्या है वो दोनों चीजें? फूड है, वाटर है। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि बैलेंस्ड डाइट सबको नहीं मिलेगी, फूड तो चलो फिर भी मिल जाएगा, और वाटर में भी प्योर वाटर, जिसको हम कहें कि फ्रेश वाटर नहीं मिल पाएगा फिर अच्छे से।
नेक्स्ट इज केशव एंटर्स अ डार्क रूम फ्रॉम अ ब्राइटली लिट एरिया। आप रोशनी वाले एरिया से एकदम अंधेरे में गए हैं। He experiences difficulty in viewing objects. शुरू में कुछ नहीं दिखाई देगा, but gradually his vision improves, लेकिन धीरे धीरे दिख जाएगा। Explain the role of photoreceptors in this case. तो क्या रोल है यहाँ photoreceptors का? आपको पता है डिम लाइट में हमारे रॉड्स काम करते हैं, यानी कि रोडोप्सिन रिलीज होता है, रीजनरेट होता है। तो हम लिखेंगे रोडोप्सिन गेट्स ब्लीच्ड इन ब्राइट लाइट, क्योंकि यहाँ तो ब्राइट लाइट में है ना, तो रोडोप्सिन ब्लीच हो जाएगा ब्राइट लाइट में। तो इट टेक्स अ फ्यू सेकंड फॉर इट टू रीजनरेट। इन डिम लाइट में आने पर उसको रीजनरेट होने के लिए कुछ सेकंड्स का टाइम लगेगा। देन द विजन इंप्रूव्स। और आइडोप्सिन डज नॉट फंक्शन इन डिम लाइट। तो आपको पता ही है आइडोप्सिन कौन कहां से आते हैं, कौन से, तो कौन कलर लाइट के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, तो इसीलिए कौन सबसे ज्यादा लोकेटेड कहां पर होते हैं, आपका जो बेस्ट विजन पॉइंट येलो स्पॉट होता है उसी के पास होते हैं। Next is on a winter night, a group of workers slept in a closed room having a burning furnace to keep themselves warm. Most of them died in this sleep. What is the reason for their fatality? क्यों ये ट्रेजेडी हुई है उनके साथ? Because burning furnace emits. अगर तो पूरी ऑक्सीजन मिल रही होती तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता, बट क्योंकि रूम तो बंद है और बर्निंग फर्नेस जल रही है पूरी देर, तो एमिट्स कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड। स्टेबल कंपाउंड बनाएगा जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनेगा विच कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन के बनने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से ये फैटेलिटी हुई है। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 3 मार्कर्स। तो इनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ये आपकी बुक में ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, तो थोड़ा थोड़ा ब्रीफली बस कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट इज रोहित्स फादर हैज इंक्रीज थर्स्ट एंड हंगर विद फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है, बार बार प्यास लग रही है। He also gets fatigue very often. His doctor advised him to get a blood sugar profile test done. Name the disease based on the symptoms given above. तो किस बीमारी के symptoms ये ऊपर दिए गए हैं? किसके लिए हो गई है? डायबिटीज मेलिटस के लिए हैं। Which is the hormone whose deficiency causes this order? किस हार्मोन की वजह से हुआ है? You all know this is insulin. What is the technical term for high blood sugar level? इसके लिए हम क्या टेक्निकल टर्म यूज करते हैं? हाइपरग्लिसीमिया। हाइपरग्लिसीमिया, हाइपर मीन्स किसी भी चीज का ज्यादा होना, हाइपो मतलब किसी भी चीज का कम होना और हाइपर मतलब ज्यादा होना, और ग्लिसीमिया मतलब यहाँ पर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया है, इसीलिए ऐसा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Farhan's classroom is very close to the compound wall of his school. He was observing 2 pigeons sitting on the wall. He could see one bird clearly, but the image of the second bird was blurred as the pigeon was a little away from the first. तो उसको पहला दिख रहा है, दूसरा नहीं दिखाई दे रहा है। Name the defect of the eye Farhan is suffering from. तो क्या हो रहा है इसमें? मायोपिया। मायोपिया मीन्स छोटा नाम मीन्स पास की नजर। तो पास की नजर ठीक है, लेकिन दूर की नजर ठीक नहीं है, तो दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही है, इसीलिए सेकंड वाला पिजन उसकी इमेज नहीं दिखाई दे रही है उसको। तो दिस डिफेक्ट इज मायोपिया। Where is the image of the second pigeon formed in his eyeball? So कहाँ बन रहा है? Behind the retina, पीछे जाकर बन रहा है, इसीलिए। तो what lens can be used to correct the defect? तो इसके लिए हम concave lens यूज करेंगे। तो concave lens पहले डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्ज करने के बाद जब वो कन्वर्ज करेगा तो जो इमेज पहले रेटिना से दूर बन रही थी अब वो एग्जैक्टली रेटिना पर बन जाएगी। तो आप देख रहे हो सेंस ऑर्गन्स चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में कवर किए जाते हैं। मैंने इनके ऊपर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस वीडियोस भी बनाई हुई हैं। डायग्राम आपके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस बायो के जो आते हैं डायग्राम बेस्ड, वो मैंने उनके ऊपर 2 सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं। इफ यू वांट यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दोज वीडियोस आल्सो। Manoj was writing a composition on the importance of education in life. Name the part of the brain that Manoj uses for writing the composition. वो सोच रहा है, लिख रहा है, देख देख कर नहीं लिख रहा है या कहीं से चीटिंग नहीं कर रहा है। तो कौन सा पार्ट ब्रेन का यूज हो रहा है यहाँ पर? सेरिब्रम यूज हो रहा है। इज इट वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन? सोच रहा है ना, खुद कर रहा है तो वॉलेंट्री एक्शन है, अपनी मर्जी से किया जा रहा है। नेक्स्ट इज ट्रेस द नर्वस पाथवे यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स। तो मसल्स ऑफ हैंड, सेंसरी नर्व, फिंगर टिप्स, मोटर नर्व एंड ब्रेन। तो कैसे लिख रहा है वो? सबसे पहले जो सेंस ऑर्गन है वहां से स्टार्ट होता है, तो फिंगर टिप से स्टार्ट होगा, देन सेंसरी नर्व्स,
एंड देन ब्रेन आ गया आपका बीच में, फिर ब्रेन ने मोटर नर्व्स को मैसेज दिया और मोटर नर्व ने मसल्स ऑफ हैंड को बताया कि भाई लिखो, मेरे दिमाग में आ गया है कुछ और अब आपको उसको कॉपी डाउन करना है। अगर आप जो याद कर करके लिख रहे हो, समझ के लिख रहे हो, तो हेल्प तो आप ब्रेन की ले रहे हो ना उस केस में। नेक्स्ट तो आपका बहुत ही जाना पहचाना डायग्राम आ गया, स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एपरेटस। क्या है ये? गेनोंग स्पोटोमीटर। व्हाट इज इट यूज्ड टू मेजर? किसको मेजर करता है? टू मेजर द वाटर अपटेक बाय द कट शूट। जो शूट हमने ऑब्लिकली काट कर रखी है वो कितना पानी अपटेक कर रही है ट्रांसपिरेशन के लिए। मेंशन एनी वन लिमिटेशन ऑफ यूजिंग द एपरेटस। तो कोई बहुत सारी दी हुई है आपकी बुक में, बाकी सबसे सिंपल यही है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस एन एयर बबल। हमने बोल तो दिया कि हमने एयर बबल इंट्रोड्यूस कर दिया, बट आपको पता है इट इज नॉट ए इजी जॉब। नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर फॉल्स, करेक्ट एंड रीराइट द कंप्लीट स्टेटमेंट को दोबारा लिखना है आपने। फ्रूट राइपनिंग इज इंड्यूस्ड बाय एब्सिसिक एसिड। जब भी फ्रूट पकाते हैं हम तो वो इंड्यूस होता है एब्सिसिक एसिड से, ये दिया गया तो इसको करेक्ट करना है। तो फ्रूट राइपनिंग इज इंड्यूस्ड बाय हम किससे कर सकते हैं? इथाइलिन को यूज कर सकते हैं, एब्सिसिक एसिड ABA को नहीं कर सकते, तो इथाइलिन यूज होगा। या फिर हम इस स्टेटमेंट को दूसरे ढंग से कैसे करेक्ट कर सकते हैं? सेनेसेंस एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स इज इंड्यूस्ड बाय एब्सिसिक एसिड। तो हमने एसिड को सेम रहने दिया, उसका फंक्शन लिख दिया, या फिर राइपनिंग को रहने दिया तो उसका हमने चेंज करके इथाइलिन कर दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज रूट्स शो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। रूट्स जो है वो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करती हैं, तो यहां पर आपके पास क्या करेक्ट हो जाएगा? एक तो मैं रूट्स की जगह पे शूट्स कर सकती हूँ, तो शूट्स शो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, ये करेक्शन हो गई। या फिर हम इसका दूसरा लेंगे तो रूट्स शो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, यानी कि सनलाइट के लिए नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि रूट्स तो नीचे जा रही हैं तो उन फोटोट्रोपिज्म के लिए नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड है इसका, थिग्नोट्रोपिज्म कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय यूजिंग ए क्लिनोस्टैट। क्लिनोस्टैट हम किसके लिए यूज करते हैं? जियोट्रोपिज्म के लिए। तो जियोट्रोपिज्म कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय यूजिंग ए क्लिनोस्टैट, यहां थिग्नोट्रोपिज्म लिखा है जो कि गलत हो जाएगा। हम जियोट्रोपिज्म देखते हैं ना, क्लिनोस्टैट जब रोटेट करता रहता है तो वो चेंज नहीं करता अपनी डायरेक्शन। Two heterozygous pea plants having round seeds are crossed with each other. Write the phenotypic ratio of the offspring. तो कितना हो जाएगा? phenotypic है तो observable है तो 3:1 हो गया। What will be the genotypic ratio of the offspring? तो जीन्स में कितना है? 1:2:1 आ जाएगा। Which of the above traits is recessive? तो आपको पता ही है, राउंड अगर है तो उसका रिसेसिव ट्रेट क्या हो जाएगा? रिंकल्ड, तो रिंकल्ड सीड इसका दूसरा रिसेसिव ट्रेट हो गया। 59 is how is the rate of transpiration affected under the following environmental condition? तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन पे क्या असर पड़ेगा? हाई टेम्परेचर होने पे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, यानी कि मोर ट्रांसपिरेशन होगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रही है। नेक्स्ट इज लो ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी कम है, यानी बाहर के एटमॉस्फेयर में पानी की मात्रा कम है, तो क्या हो जाएगा? अगेन मोर ट्रांसपिरेशन हो जाएगी। लास्ट इज लो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट की इंटेंसिटी कम है तो सनलाइट अगर ज्यादा नहीं होगी तो ट्रांसपिरेशन ऑब्वियसली लेस हो जाएगी, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे? लेस ट्रांसपिरेशन हो जाएगी। With this I conclude my today's video. बायो के आपको कॉम्पिटेंसी फोकस में इतने ही क्वेश्चंस दिए गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आपको पेपर में भी मिलने वाले हैं। आई नो वेरी वेल कि इसमें बहुत सारे बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन आपको पता है बायो के पेपर में भी आपको अच्छे से करना है, तभी आप अपना सेंटम ला पाएंगे। So thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel, and please don't forget to press the bell icon. Thank you.